हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का नाम है बच्चों ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ये है आज चैप्टर 6 का पहला लेक्चर। तो जैसा आप जानते हैं कि पहला जो लेक्चर है वो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल में समरूपता के बारे में और सर्वांग क्षमता के बारे में, और आज ही कोशिश करेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ने की। तो चैप्टर और लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी देख लीजिएगा आप। और आज के इस लेक्चर में हम थेल्स प्रमेय का ट्राई करेंगे कवर अप करने का। जो थेल्स प्रमेय जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। 6.1 6.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। 6.1 एक्सरसाइज में ना बच्चों दो चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ है। एक चीज़ होती है सर्वांग क्षमता और दूसरी चीज़ होती है समरूपता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर दो आकृतियां एक जैसी दिखाई देती हैं तब उसे हम कहते हैं समरूप आकृति। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपके सामने ये एक आकृति ड्रॉ करी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये आकृति क्या है तो आप फटाक से जवाब देंगे कि इसमें 3 भुजाएं हैं, इट मीन्स ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस टाइप का है उस पर बात बाद में करेंगे। फिलहाल इसमें 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं तो हम कह देंगे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसको आकृति ए मान रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने एक और आकृति ड्रॉ करी जो कि इससे बड़ी शेप की है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट इज द इन दोनों जो दो हमने शेप्स ड्रॉ करी हैं, ये दोनों शेप्स दो कंडीशंस में आपको दे रहा हूँ जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक होती है बच्चों सर्वांग क्षमता, ठीक है, और एक होती है बच्चों समरूपता। दोनों में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है देखो, अगर दो आकृतियां, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो आकृतियां एक दूसरे के जैसी दिखाई दे रही है। इसमें भी 3 साइड्स हैं, इसमें भी 3 साइड्स हैं। मैटर ये नहीं करता कि एक छोटी एक बड़ी है, बट कंडीशन सेम है कि ये भी 3 साइड से बनी है, ये भी 3 साइड से बनी है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। तो जब दो आकृतियां एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे के जैसे रूप की होती हैं, एक दूसरे को देखने में सिमिलर होती हैं, तब उस आकृति को कहते हैं बच्चों समरूप आकृति। समझ गए? दो आकृतियां एक दूसरे के देखने में समान होती हैं तो उसे कहते हैं समरूप आकृति। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों मार्कर को देखिए, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, दोनों ही सेम कंपनी के मार्कर हैं। जैसा मार्कर जिसका जैसा काम ये करता है राइटिंग का, वैसा ही काम ये करता है राइटिंग का, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इसलिए इनको कहेंगे हम समरूप आकृति, ठीक है। अब बच्चों ऐसी दो आकृतियां जिनके मान भी समान हो जाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, फिर से एक ट्रायंगल ही मान लेते हैं, ये एक दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है। ये साइड जो है ये भी 2 सेंटीमीटर है, सेम एज इट इज ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है। और मैं कह रहा हूँ कि ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है दूसरे ट्रायंगल की, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे आकृतियां समान थी, जैसा देखने में ये थी वैसे देखने में ये थी, यहाँ पे उनकी वैल्यूज भी समान हो गई, तो ये कंडीशन कहलाती है सर्वांग क्षमता। यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के सर्वांगक्षम होगा। और सर्वांगक्षम का चिन्ह दिखाने के लिए आप लगाते हैं 2 बराबर के चिन्ह के ऊपर ये इस तरीके से एक लहरती हुई वेव लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दूं ट्रायंगल ABC, इसका नाम दूं DEF, तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल ABC सर्वांगक्षम ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होती है सर्वांग क्षमता और दूसरी होती है समरूपता। आई होप आप समझ चुके होंगे। समरूपता का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, जैसे कि ये एक मार्कर ऐसे ही दूसरा मार्कर। सर्वांग क्षमता का मतलब होता है बच्चों की वैल्यूज भी समान हो जाना, यानी कि एक ट्रायंगल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे हैं, अर्थात दोनों समरूप हैं। और ऊपर वाले ट्रायंगलों की बात करें तो दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप तो होते ही होते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ही है तो समरूप तो है ही है, बट ये सर्वांगक्षम भी है क्योंकि इनका मान भी जो है वो समान है। तो इसी के बेस पर है हमारी एक्सरसाइज 6.1 आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी बच्चों। 6.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। देखिए पहला कह रहा है सभी व्रत और डैश छोड़ रखा है होते हैं, ऑप्शन दे रखा है समरूप या सर्वांगक्षम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी व्रत होता क्या है बच्चों? व्रत एक गोल शेप होती है। अगर मैं व्रतों की बात करूं तो देखने में सारे गोल शेप के होंगे, अर्थात सबका जो रूप है वो समान होगा, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सभी व्रत समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा है सभी वर्ग
डैश होते हैं। बच्चों सेम एज इट इज, जैसा वृत्त होता है शेप में, वैसे ही सारे के सारे वर्गों की शेप भी निश्चित होती है, तो सारे वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा दे रखा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे देख रखा है एक ऐसा त्रिभुज जो जिसकी भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है बच्चों वो समरूप होता है, अर्थात समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो आंसर दे रखा है बराबर और समानुपाती, तो आंसर हो जाएगा इसका कि सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि सारे वृत्त समरूप होते हैं, सारे वर्ग समरूप होते हैं, तो वृत्त और वर्ग हो जाएंगे समरूप आकृति में, और अगर ऐसी आकृति की बात करें जो समरूप नहीं है तो उसका उदाहरण के तौर पर हो जाएगा चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और आज जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जो चतुर्भुज दिए हुए हैं बच्चों आपको, अच्छा इन चतुर्भुज में ध्यान देना, इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे देखो एक चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS, दूसरा दिया हुआ है ABCD। PQRS की प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है और ABCD की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, समरूप आकृति किसे कह रहे हैं? समरूप उसे कह रहे हैं जो देखने में बिल्कुल समान हो, अर्थात अगर एक की भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है तो दूसरे की भी 1.5 होनी चाहिए, बट हमें कितनी दे रखी है, हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो करने का वैसे तो देखने में पता चल रहा है कि दोनों जो शेप्स हैं वो एक दूसरे के समरूप नहीं है, एक दूसरे के देखने में इक्वल नहीं है, बट अगर हमें इसको आंसर के फॉर्म में या कह लीजिए बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर लिखना है तो हम ऐसे करके लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD की अगर मैं बात करूं और इधर मैं बात करूं चतुर्भुज PQRS की, तो दोनों ही चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से ले लेता हूं AB और अपॉन PQ, दोनों ही साइड्स का रेशियो ले लेता हूं। AB में जो रेशियो है वो 3 सेंटीमीटर है बच्चों, और PQ की जो साइड है वो 1.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से मुझे मिल चुका है क्लियरली 2। ठीक है, जो हो क्या रहा है, चतुर्भुज की अगर मैं यहाँ से हर एक भुजा की बात करूँ, जैसे AB अपॉन PQ निकाल दूं, या BC अपॉन QR निकाल दूं, या फिर CD अपॉन RS निकाल दूं, या AD अपॉन PS निकाल दूं, तो सभी का मुझे आंसर 2 ही मिलने वाला है, सबका जो रेशियो है वो 2 मिलने वाला है। यानी मैं यहाँ से ये कहूँगा कि अनुपात तो समान है, अनुपात समान है, परंतु देखने में आकृति भिन्न है, देखने में आकृतियां भिन्न हैं, अतः समरूप नहीं है। देखने में आकृतियां भिन्न हैं, अतः समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप की पहचान होती है कि ऐसी आकृतियां जो देखने में भी समान हो उन्हें समरूप कहते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2, और 6.2 एक्सरसाइज जो है वो एक थ्योरम पे बेस है। थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय। अब ये थेल्स प्रमेय क्या है आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 6.1 हो जाने के बाद आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 और इस चैप्टर की जान थेल्स प्रमेय को। देखिए थेल्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरम डिस्कवर करी थी। बेसिकली इन्होंने क्या किया, त्रिभुजों में समरूपता का अध्ययन किया था। ठीक है, और त्रिभुजों में समरूपता का अध्ययन करने के पश्चात ये अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिसको इन्होंने प्रमेय के रूप में प्रदान किया था। मैथ में जितने भी मैथमेटिशियंस ने कोई टॉपिक की स्टडी करी है, उसके बाद जब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो निष्कर्ष है वो आज हम और आप उसको प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से थेल्स जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने त्रिभुजों की समरूपता का अध्ययन किया था और उसके बाद में अपना एक निष्कर्ष दिया था जिसे आज हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता थेल्स प्रमेय के बिना अधूरी सी मानी जाती है। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय को। देखिए थेल्स प्रमेय की स्टेटमेंट कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य बिंदु तो यह रेखा जो है वो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
अच्छा, इसको आप स्टेटमेंट को ऐसे समझिए जैसे कि मान के चलिए ये एक त्रिभुज है ABC, दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में कहा गया है, थेल्स ने ये कहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग कि अगर हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा, जैसे कि हमने BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची थी जो कि है DE, ध्यान से दिख रही है आपको, BC भुजा के समांतर एक रेखा DE। तो थेल्स ने कहा था कि अगर आपने ये DE रेखा खींची है तो ये जो अन्य दो भुजाओं को कट करेगी, अर्थात AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर जैसे इस भुजा ने कट किया, तो जो इनके अनुपात है अर्थात AD और BD और AE और EC का अनुपात हमेशा समान होगा। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? थेल्स ने। इसे किस नाम से जानते हैं? थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। जो देखते हैं इस प्रमेय की उत्पत्ति कि एक्चुअली में ये कंडीशन सिद्ध है भी या नहीं, यानी थेल्स जी ने जैसा कह दिया कि अगर हम एक त्रिभुज के समान तीसरी भुजा या किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया, एक्चुअली में ऐसा होता भी है या नहीं। तो हमने ऐसा दिखाने के लिए हमने एक त्रिभुज बना दिया बच्चों ABC। इस त्रिभुज में हमने बता दिया कि BC भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दी है DE, जिसने AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। और इस तरीके से खींची है कि DE जो है वो समांतर है BC के। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इनका अनुपात समान है, अर्थात AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमने थोड़ी सी इसमें अपनी तरफ से करेक्शन करी। क्या करी? बिंदु D से लेकर के AE पर एक लंब, पूरी भुजा AC पर एक लंब डाल दिया DG, और बिंदु E से लेकर के पूरी भुजा BC पर एक लंब डाल दिया EF। इस तरीके से हमने दो लंब मिले, यानी कि हमें DG परपेंडिकुलर AC डाल दिया और EF परपेंडिकुलर AB डाल दिया, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आगे। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने कहा है कि ये जो EF है, ध्यान से देखना, ये वाली भुजा EF, ये जो EF वाली भुजा है बच्चों, ये अगर परपेंडिकुलर है AB पर, ध्यान देना, EF भुजा किसके लंबवत है? AB के। यहाँ लिखेंगे चूंकि EF लंबवत है AB के, अतः AB पर बने त्रिभुजों की ऊंचाई कितनी होगी? EF के बराबर होगी, कह सकते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर ये वाली जो भुजा है ये इस वाली भुजा पर लंबवत है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है? लंबी तो होती है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में अगर मैं आपसे कहूं कि ये लंबवत है तो यही तो ऊंचाई होती है ना भाई, लंबी ऊंचाई होती है। तो इसी तरीके से इस त्रिभुज में, दिए गए त्रिभुज के लिए जो ये EF है, ये AB पर बने सभी त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का कार्य करेगा। AB पर त्रिभुज कितने बनने हैं? ध्यान देना, तो AB पर एक त्रिभुज बनना है ADE, और एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे DEB। दो त्रिभुज बनने हैं ना। देखो ये जो DE भुजा है, इससे AB पर दो त्रिभुज बनने हैं, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज बनना है और एक DEB वाला त्रिभुज बनना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊंचाई AB है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, AB पर कितने त्रिभुज बन गए दिखा दे? ADE, तो हम त्रिभुज AED के लिए बोल लेते हैं त्रिभुज ये डायरेक्ट ना लिख लूं, एरिया ऑफ त्रिभुज AED ऐसा करके लिख लेते हैं, एरिया DADE, एरिया ADE बराबर होगा 1/2 इंटू, अच्छा ADE इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है, इस वाले त्रिभुज की, AD ऊपर वाले त्रिभुज की, इसके लिए आधार क्या होगा? AD, और ऊंचाई क्या होगी? EF, ठीक है। तो आधार हो गया AD इंटू ऊंचाई हो गई EF। इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अच्छा, AB पर एक और त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। देखो एक तो भुजा इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज बन गया AD वाली के, और एक AB पूरी है। देखो ध्यान देना यार, AB जो है ना वो पूरी की पूरी लंबी वाली भुजा है, इस पर दो भुजाएं के अकॉर्डिंग त्रिभुज बन रहा है, एक AD भुजा पर और एक BD भुजा पर। तो BD पर कौन सा त्रिभुज बनना है? BDE। तो दूसरा ले लेते हैं, एरिया ऑफ BDE। BDE का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, इसके लिए आधार कितना हो गया? BD हो गया, और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई तो EF रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली जो EF है ये पूरी AB पर परपेंडिकुलर है, तो AB पर बनने वाले सभी त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का काम क्या करेगा? EF करेगा। इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। अच्छा ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 और डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन
एरिया ऑफ बी डी ई बराबर मिलेगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन यहाँ से मिलेगा 1/2 बी डी इंटू ई एफ। क्या मिला? ई एफ से ई एफ गया, 1/2 से ई एफ 1/2 गया, मुझे मिल गया ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख लेते हैं, ए डी अपॉन बी डी मिल गया इक्वेशन नंबर 3 के साथ। अच्छा, आगे की बात करें तो देखो बच्चों, जैसे ये जो हमारा ई एफ था, ये वाली भुजा ये ए बी पर परपेंडिकुलर थी, सेम एज इट इज अगर मैं इस डी जी की बात करूं तो डी जी भी तो परपेंडिकुलर है ए सी पर, डी जी लंबवत है ए सी पर। देखो ये वाली जो भुजा है, जैसे कि ई एफ परपेंडिकुलर ए बी पर था, ऐसे ही डी जी परपेंडिकुलर ए सी पर है। तो अगर डी जी ए सी पर परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि अतः ए सी पर बने सभी त्रिभुजों के लिए, ए सी पर बने त्रिभुजों के लिए डी जी ऊंचाई होगी। बताओ, जिस हिसाब से ई एफ जो है ए बी पर बने त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का कार्य कर रहा है, इसी हिसाब से ए सी पर बने त्रिभुजों के लिए डी जी ऊंचाई का कार्य करेगा। ए सी पर भी 2 त्रिभुज बन गए दिखाई दे रहे हैं। देखो ए सी पूरी की पूरी बड़ी वाली साइड है, इस पर 2 त्रिभुज, एक 2 साइड्स दिखाई दे रही है, एक ए ई और एक ई सी। तो ए ई से त्रिभुज बन रहा है ए ई डी और ई सी से त्रिभुज बन रहा है डी ई सी। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, ये तो वही हो जाएगा 1/2, आधार इस बार क्या आ जाएगा ए ई और इंटू ऊंचाई कितनी आएगी इसकी डी जी, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद एरिया ऑफ ई सी से बना त्रिभुज डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी बराबर आ जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी जी, इक्वेशन नंबर 5। जैसे यहाँ पे किया था इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यहाँ पे भी कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5। तो आंसर आएगा यहाँ से एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी बराबर, देखो जब मैं डिवाइड करूंगा बच्चों ध्यान देना, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी से डी जी कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कट गया। फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिलेगा ए ई अपॉन ई सी, यही मिलेगा। इक्वेशन नंबर 5 डाल दें, 6 डाल दें, इसे 5 तो हो गई थी ना, तो 6 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। तो बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, अगर एक ही आधार से 2 त्रिभुज बने तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। अब आप ध्यान दो, ये जो डी ई है, ये वाली जो साइड है डी ई, इससे 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अगर मैं आपके लिए हाईलाइट करूं तो ये डी ई बी ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, डी ई बी ये वाला त्रिभुज, और एक बन रहा है डी ई सी ये दूसरा वाला त्रिभुज। तो दोनों के लिए बेस क्या है डी ई, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी ई भुजा से 2 त्रिभुज कौन कौन से, डी बी ई एंड डी ई सी बन डी बी ई एंड डी ई सी बनते हैं, अतः दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अतः दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अगर बच्चों दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का आधार समान है तो इसलिए उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ डी बी ई बराबर है एरिया ऑफ डी ई सी के। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वेशन नंबर 3 कह रही थी कि एरिया ऑफ, क्या कह रही थी, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई किसके बराबर था, इसके बराबर था ए डी अपॉन बी डी के। और दूसरी समीकरण इक्वेशन नंबर 6 कह रही थी कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी किसके बराबर था, ए ई अपॉन ई सी के। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि अगर बेस सेम है तो 2 त्रिभुज बनना है, दोनों का एरिया समान होता है, यानी एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी ई सी समान होगा। यहाँ पे बी डी ई या डी बी बात एक ही है, डी ई सी बात एक ही है। और देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी, तो ये दोनों एक ही त्रिभुज का एरिया है, तो दोनों बराबर होने वाले हैं। नीचे वाले एरिया हमने बराबर कर ही दिए हैं। तो जैसे ही हमने ये लिख दिया कि एरिया ऑफ बी डी ई बराबर हो गया एरिया ऑफ
DEC के, तो मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 से जो दोनों मान हैं वो एक दूसरे के बराबर हो गए, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है, दोनों एक ही एरिया है तो बराबर होंगे। नीचे वाले एरिया दोनों बराबर हो चुके हैं, तो लिख देंगे कि सिंस हमारे ये एरिया बराबर हो चुके हैं, इसीलिए मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 हम कह सकते हैं कि जो दोनों की वैल्यूज हैं ये बराबर आ जाएंगी, अर्थात AD अपॉन BD बराबर आएगा AE अपॉन EC के। और यही आपको सिद्ध करके दिखाना था बच्चों कि थेल्स थ्योरम के ये जो पॉइंट हैं D और E ये इनको समानुपात में विभाजित करेंगे, तो समानुपात में विभाजित किया, AD अपॉन BD बराबर आया AE अपॉन EC। ये आपकी थेल्स थ्योरम है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए बच्चों, हुआ क्या, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसके में BC के समांतर एक रेखा खींच दी DE से हमने एक बिंदु D से हमने E पर पूरी AC पर लंब डाल दिया G, और एक बार E से AB पर लंब डाल दिया F। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ही चीज लगाई कि अगर ये EF लंब है तो BC पर AB पर बने सभी त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का कार्य करेगा। और AB पर मुझे दो भुजाएं दिखाई दी, एक AD और एक BD, दोनों में त्रिभुज बना, एक बार ADE एक बार BDE, दोनों के लिए जो है ऊंचाई का कार्य करेगा EF। इसी तरीके से जो DG है ये AC पर बने हर एक त्रिभुज के लिए ऊंचाई का कार्य करेगा, तो AC पर बना त्रिभुज है ADE और साथ ही में है DEC, तो दोनों के लिए ऊंचाई का कार्य करा DG ने। दोनों को डिवाइड करके लिख दिया। उसके बाद हमें पता चला था कि DE आधार से दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे थे, एक था BDE एक था BDC, तो दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होना चाहिए। दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होते ही हमें पता चल गया कि ये रेशियो दोनों बराबर है। अगर दोनों रेशियो बराबर हैं तो AD अपॉन BD का मान AE अपॉन EC के बराबर होगा। इसी के साथ आपकी थेल्स थ्योरम कंप्लीट होती है। थेल्स थ्योरम के बाद थेल्स थ्योरम की व्युत्क्रम भी आई, अर्थात थेल्स थ्योरम का बिल्कुल उल्टा भी प्रूफ हो गया। तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी बच्चों थेल्स थ्योरम की जो दूसरी थ्योरम आपके सिलेबस में दे रखी है। इस थ्योरम में कुछ नहीं है, बस जो थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको पलट दिया गया। थेल्स थ्योरम कह रही थी कि अगर हम एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, जबकि दूसरी थ्योरम में स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए कोई तीसरी रेखा खींचें तो वो जो त्रिभुज की तीसरी वाली रेखा है उसके समांतर होती है। अर्थात जैसे थेल्स थ्योरम ने कहा था कि त्रिभुज की तीसरी भुजा में से किसी भी एक भुजा की अगर आप समांतर रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स थ्योरम के विपरीत में कहा गया कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए कोई रेखा खींचे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये थ्योरम भी सेम एज इट इज आपके पास प्रूफ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। देख लिया? चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो बच्चों 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्या रखा है कि दो शेप्स दे रखी हैं, आपको शेप दिखाई दे रही होगी। एक शेप है त्रिभुज ABC की, दूसरी त्रिभुज में थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है। तो दोनों ही आकृतियों में जो DE भुजा है वो BC के समांतर दी हुई है, और कहा गया है कि आकृति 1 में जो EC है और आकृति 2 में जो AD है इसका मान आपको याद करके दिखाना है। ध्यान देना, आकृति 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको आकृति 1 में एक त्रिभुज दे रखा है ABC और इसमें एक भुजा दे रखी है जो उसके समांतर जा रही है। ठीक है, अच्छी है जी, दे तो रखी है। तो चलो इनके जरा मान लिख लेते हैं कि इनके मान एक्चुअली में हमें दे क्या क्या रखे हैं। तो बच्चों जो मान दे रखे हैं वो मान कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। हमें आकृति दे रखी है और उस आकृति में जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। तो हमें AD का मान दिया हुआ है भाई 1.5 सेंटीमीटर, साथ में AE का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और A और DE का मान दिया और DB का मान दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है EC का मान बताइए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरे में पूछा गया है तो दूसरे के लिए AE का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, पूछा गया है AD का मान, और क्या क्या दे रखा है, EC दे रखा है भाई हमें 5.4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, और दे रखा है BD हमें 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है बच्चों, हमने अभी पढ़ी है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, दोनों आकृतियों को ध्यान से देखो, दोनों ही आकृतियों में एक बड़ा सा त्रिभुज आपको दिखाई देगा, बीच से एक रेखा जा रही है समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा जा रही है तो वो दोनों जो भुजाएं हैं अन्य दोनों भुजाओं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर समान अनुपात में विभाजित करेगी तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ बच्चों कि वो AD
अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन इसी के, यहाँ लिख लेना थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन इसी के। क्लियर है इतना? ए डी का मान 1.5, बी डी का मान, बी डी का मान 3, ए ई का मान 1, ई सी का मान हमें निकालना है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ई सी बराबर आ जाएगा 3 अपॉन 1.5, अर्थात पॉइंट हटाओ यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ई सी का जो मान है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप सेकंड वाला पोर्शन कर लेंगे। सेकंड वाले पोर्शन में भी यहाँ लिखेंगे, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, अगर हम इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट ए ई अपॉन ई सी बराबर है ए डी अपॉन बी डी के। ए ई है 1.8, ए डी हमें निकालना है, ई सी है 5.4, ए डी निकालना है, बी डी कितना है 7.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ए डी बराबर आएगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा ए डी का इतने सेंटीमीटर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ना आपको एक आकृति दी हुई है और उस आकृति की आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं? पहली कंडीशंस में आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से दे रखी हैं, दूसरी में और तीसरी में आपको वैल्यूज दे रखी हैं, और आपसे एक कंडीशन उसने पूछी है कि बताइए कि इन तीनों कंडीशंस के लिए क्या ई एफ जो हमारी रेखा है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, यानी कि क्या ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। तो हमें क्लियरली चित्र से दिखाई दे रहा है कि एक चित्र की किसी एक भुजा यानी कि तीसरी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है, और अगर ये रेखा समांतर है इसका मतलब क्या है कि ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करनी चाहिए। अगर इसने थेल्स थ्योरम प्रूफ कर लिया, थेल्स थ्योरम इसमें फिट बैठती है, तो हम कह देंगे कि समांतर है, और अगर थेल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम कह देंगे कि समांतर नहीं है। तो देखते हैं पहली कंडीशन देखते हैं बच्चों। प्रथम स्थिति के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए थेल्स प्रमेय लगा करके देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय यहाँ पे फिट बैठ गई तो हम कह देंगे कि समांतर है, और थेल्स प्रमेय फिट नहीं बैठी तो कहेंगे समांतर नहीं है। थेल्स प्रमेय ये कहेगी, थेल्स प्रमेय से लगाएं तो त्रिभुज पी क्यू आर में, थेल्स प्रमेय अगर हम लगाएं तो कंडीशन कहेगी थेल्स प्रमेय यानी कि रेखाओं का समान अनुपात होता है, अर्थात पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन आर एफ के। ध्यान से देखो चित्र, अगर मैं चित्र की बात करूं तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन आर एफ के होना चाहिए। इनकी वैल्यूज रखो पहली स्थिति के लिए। पी ई कितना है 3.9, दूसरी ई क्यू कितना है 3 है, पी एफ कितना है 3.6, आर एफ कितना है 2.4। क्लियरली दिखाई दे रहा है, कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं होगा, है ना। सॉल्व करना चाहो कर लेना, बट क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डज नॉट इक्वल है। तो हम कह देंगे सिंस पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल है आर एफ पी एफ अपॉन आर एफ के, पी एफ अपॉन आर एफ के, इसीलिए ई क्यू ई एफ जो है वो समांतर क्यू आर नहीं होगी, यानी ई क्यू जो है वो क्यू आर के समांतर नहीं होगी। ठीक है, या फिर ऐसा करके कट कर देना, या फिर ऐसा करके लिख देना कि ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। प्रथम स्थिति के लिए तो नहीं है। दूसरी स्थिति के लिए चेक कर लेते हैं, फिर से थेल्स प्रमेय लगाते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगा लो, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा लो, बात एक ही है। पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन आर एफ, लगाओ जरा वैल्यू। सेकंड कंडीशन के लिए वैल्यू है 4/4.5 और इधर से वैल्यू है 8/9। क्या कहीं से भी ये इक्वल हो सकती है क्या? तो 8/9 बराबर 8/9, इट मीन्स ये जो है कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई, थेल्स प्रमेय इसमें सेटिस्फाई हो गई। तो सेकंड कंडीशन के लिए जो ये रेखा है ये क्यू आर के परपेंडिकुलर होगी। तीसरी और आखिरी कंडीशन और देखते हैं, और यही आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर इसके लिए भी होने चाहिए पी एफ अपॉन आर एफ के बराबर। पी ई है 1.28, ई क्यू है भाई, अच्छा इसमें पी आर दे रखा है। सुनो 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 बच्चों, सुनो ध्यान देना। इस बार ना क्या कर रहा है, तीसरी कंडीशन के लिए पी क्यू का मान दे रखा है, इस पूरी भुजा का मान दे रखा है हमें, बड़ी वाली का, है ना, पी क्यू का, और साथ में दे रखा है पी आर का, इस पूरी बड़ी वाली साइड का मान दे रखा है, और छोटी छोटी में दे रखा है पी ई का, इस ऊपर वाली साइड का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 1.18 सेंटीमीटर, और साथ में दे रखा है पी एफ का, इस ऊपर वाली छोटी वाली साइड का मान, जो कि दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है,
हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं, इस PE की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं 0.18, और जो ये हमें EQ दे रखा है, EQ जो नहीं दे रखा है इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं, देखो EQ जो बड़ी वाली साइड है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो PQ में से अगर मैं PE घटा दूँ तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं PQ माइनस PE बराबर यहाँ आ जाएगा 0.36, और इस RF की जगह लिख लेते हैं PR माइनस PF। अच्छा, 0.18 अपॉन PQ कितना दे रखा है भाई 1.28, PQ में से PE माइनस करो 0.18, डायरेक्टली माइनस करके दिखा दूं क्या, 8 में से 8 गया 0 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा तो 1.10 बचेगा। ऐसे ही इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, 6 में से 6 गया बचा 0, उसके बाद 5 में से 3 गया बचा 2, पॉइंट लगा दो, 2 में से 0 गया तो बचा 2 बराबर यहाँ से आया 0.36। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म। ठीक है, क्या पॉइंट आया 18/110, 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 पंजे 10 बचा 1 10, 2 पंजे 10, 9/55, इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 × 2 और 2 8 16, 2 × 2 2 × 2 0, 18/10 फिर से इसको काट लेते हैं भाई, 2 9 18 और 2 से गया ये भी 55 बार, यानी मैं कह सकता हूँ 9/55 बराबर, यहाँ से भी मुझे मिलेगा 9/55, यानी हम कह सकते हैं इसीलिए कि PE अपॉन EQ का जो मान है वो PF अपॉन PRF के मान के बराबर है, इसीलिए हम कह देंगे कि जो EF लाइन है वो पैरेलल है QR लाइन के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, और इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम कवर करेंगे इसके बचे हुए 3 से लेकर के 10 के 10 क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर पसंद आया है, आज के टॉपिक का मेन हाईलाइट था आज के इस लेक्चर का थेल्स प्रमेय। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से रेकमेंड कर दीजिएगा, एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।